हेलो फ्रेंड आशा करते हैं आप अपनी परीक्षा की तैयारी युद्ध स्तर पर कर रहे होंगे। फ्रेंड हम लोग आज के इस वीडियो सेशन में एक अनुच्छेद लेंगे, उस अनुच्छेद का हम लोग अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे। फ्रेंड जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, अनुच्छेद हिंदी में है, इसका हमें अंग्रेजी में अनुवाद करना है। फ्रेंड हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद करना ही थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है और इसी को ही हम लोग आसान बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। फ्रेंड जो भी अनुवाद है करेंगे हम, हो सकता है कि आप थोड़ा डिफरेंट तरीके से अनुवाद करें, किंतु फ्रेंड एक बात आपको स्मरण रखना होगा कि जो भी आप अनुवाद करेंगे उसका भाव एक ही निकलना चाहिए। भाव में किसी भी तरह का डिफरेंस आता है तब आपका अनुवाद सही नहीं कहला सकता है। ओके, तो फ्रेंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद द पैसेज गिवन ऑन द स्क्रीन। ओके, और जो भी कॉम्प्लिकेशंस हम लोगों के पास आएंगे अनुवाद करने के क्रम में, हम लोग उसे काफ़ी इजीली डील करते हुए आगे बढ़ेंगे। ओके फ्रेंड, सबसे पहले हम लोग अब यह जान लेते हैं कि ये जो पैसेज है इसका नेचर किस तरह का है। जैसा कि ये जो अनुच्छेद स्टार्ट हो रहा है साहित्य से, तो ये जो अनुच्छेद है यह साहित्य पर आधारित है और इसमें हम लोग थोड़ा देख पा रहे हैं, क्या क्या नोटिस कर रहे हैं, इसमें थोड़ा भारी भरकम शब्दों का प्रयोग हुआ है। जैसे ज्ञान पिपासा हो गया, सुशीतल हो गया, तृप्ति हो गया, इसके बाद क्षुधा पूर्ति हो गया, ठीक है, हर्ष विषाद हो गया, इसके बाद फिर आपको कुछ अन्य तरह के जैसे व्युत्पत्तिक हो गया, इसके बाद सन्निहित हो गया, है ना। इस तरह के कई सारे शब्द आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जो कहलाते हैं थोड़ा कम्बरसम वर्ड्स, थोड़ा भारी भरकम वर्ड्स, है ना। उन सारे शब्दों को हम लोग किस तरह से डील करेंगे यदि इस तरह का पैसेज एग्जाम में आवे तो, और उसी के बारे में हम लोग काफ़ी डिटेल में अनुवाद करने के क्रम में डील करेंगे। ओके, तो फ्रेंड अब क्या करते हैं कि आगे बढ़ने से पहले हम लोग कुछ जो शब्द दिख रहा है उसका हम लोग थोड़ा ट्रांसलेट कर लेंगे, थोड़ा उसका सोर्स लैंग्वेज में अंग्रेज़ी अर्थ दे लेंगे, अंग्रेज़ी पर्याय दे लेंगे। सबसे पहला जो वर्ड है साहित्य का, तो हम लोग जानते ही है अंग्रेजी शब्द होता है लिटरेचर, और ज्ञान पिपासा को हम लोग कहते हैं, पिपासा मतलब प्यास, और ज्ञान पिपासा इस तरह से क्या हो गया, थर्स्ट ऑफ नॉलेज, ठीक है। सुशीतल तृप्ति, सुशीतल को तो हम लोग कहेंगे कूल या काम कहेंगे, और तृप्ति को हम लोग कहेंगे सेटिस्फैक्शन, ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ पर क्षुधा पूर्ति आपको दिख रहा है। क्षुधा पूर्ति को, क्षुधा मतलब होता है भूख और पूर्ति मतलब होता है पूरा करना, है ना। भूख को पूरा करने की क्रिया क्षुधा पूर्ति कहलाती है। ओके, क्षुधा मतलब एपेटाइट, ओके, एपेटाइट फुलफिलमेंट, ऐसा कुछ इसमें हम लोग दे सकते हैं। हालांकि हम लोग को यह ज़रूर कोशिश करना है कि भाव को पकड़ करके उसका अनुवाद करना है, क्योंकि हम लोग शाब्दिक अनुवाद नहीं कर सकते। हो सकता है कि जो शब्द हिंदी में प्रयुक्त हो रहे हैं वो शब्द हम लोगों को अंग्रेजी में प्रयोग करने की आवश्यकता ना पड़े, ठीक है। तो यही चीज़ तो आपको सीखना है। शब्दानुवाद किसी भी तरह से अच्छा अनुवाद नहीं हो सकता है, आपको भावानुवाद ही करना है, भावानुवाद ही सीखना है, ठीक है। इसके बाद फिर जनजीवन आ रहा है। जनजीवन को हम लोग क्या कहेंगे, पब्लिक लाइफ कहेंगे, नहीं तो फिर हम लोग इसको कहेंगे कॉमन लाइफ कहेंगे या डे टू डे लाइफ कहेंगे। ओके, सुख दुख यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं। सुख दुख को हम लोग ऑब्वियसली जॉयस एंड सॉरोज कह सकते हैं या हैप्पीनेस एंड सैडनेस कह सकते हैं, कुछ इस तरह से। हर्ष और विषाद, फ्रेंड ये जो सुख दुख हर्ष विषाद ये क्या है, हिंदी में थोड़ा जो रिपीटिशन होता है कुछ इस तरह के शब्दों का, तो उसको हम लोग एक ही उसका पर्याय दे करके हम लोग अनुवाद करेंगे, क्योंकि सुख दुख हर्ष विषाद ये दोनों ही जो शब्द है दोनों का अर्थ एक ही निकलता है, जॉयज एंड सॉरो, ठीक है। और इधर देखिएगा आकर्षण विकर्षण आ रहा है। आकर्षण को हम लोग अंग्रेजी में अट्रैक्शन कहते हैं, विकर्षण को हम लोग रिपल्सन कहते हैं। ओके, रिपल्सन आप करेंगे। और यहाँ पर चित्र तो उभारता ही है, चित्र उभारना का अंग्रेजी आपको जानना है। चित्र उभारना को हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं डेलिनिएट, ठीक है, नहीं तो पोर्ट्रे। ओके, और इसके बाद फिर यहाँ पर मानव की अनुभूतियाँ, ऑब्वियसली यहाँ पर अनुभूतियाँ एक्सपीरियंस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, नहीं तो ह्यूमन एक्सपीरियंसेस आप दे सकते हैं। भावनाओं को इमोशंस दे सकते हैं। कलाओं का साकार रूप कलाओं का साकार रूप है। यहाँ पे साकार रूप को हम लोग अंग्रेजी में देंगे एम्बॉडीमेंट्स,
ठीक है, एम्बॉडीमेंट्स ऑफ आर्ट्स। इसके बाद जीवन की व्याख्या यहाँ पर ये कोई डिफ़िकल्ट सा ये चीज़ नहीं है, इसका आप आसानी से अनुवाद कर सकते हैं। देखते हैं यहाँ पर आगे, आत्मा को स्पंदित भी करता है। स्पंदित यहाँ पर वाइब्रेट आप दे सकते हैं, नहीं तो फिर आप रिपल कह सकते हैं, जैसा भाव आएगा हम लोग अनुवाद करने के क्रम में देखेंगे और उसका इस तरह से हम लोग अनुवाद करते हुए चलेंगे। इसके बाद व्युत्पत्तिक अर्थ, व्युत्पत्तिक को हम लोग एटिमोलॉजिकल मीनिंग यहाँ पर देंगे, एटिमोलॉजिकल मीनिंग, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड यहाँ पर हित, हित मतलब क्या हो गया, बेटरमेंट कह सकते हैं आप, वेल बीइंग कह सकते हैं, वेलफेयर कह सकते हैं, मतलब भलाई, हित मतलब भलाई हुआ। और सन्निहित मतलब किसी में निहित रहना को हम लोग सन्निहित रहना कहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, साहित्य में विषय की भावना निहित होती है। साहित्य के माध्यम से राष्ट्र के इतिहास, गौरव, गौरव को ग्लोरी कहेंगे हम लोग, ठीक है, ग्लोरी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद फिर या प्राइड भी हम लोग कह सकते हैं। और इसके बाद संस्कृति और सभ्यता, कल्चर एंड सिविलाइजेशन हम लोग देख सकते हैं। पूर्वजों के रीति रिवाज को हम लोग ट्रेडिशन कहेंगे। इसके बाद साक्षात्कार है, साक्षात्कार यहाँ इंटरव्यू नहीं आप कहेंगे, भाव को यहाँ पर पकड़ना होगा। आप फिर आगे देखते हैं, तदजुगीन, तद को हम लोग कहते हैं पुराने वाले, मैंने पहले वाले, तदजुगीन मतलब उस समय के युग की बात यहाँ पर कह रहा है, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक, ये आसान सा टर्म्स है, इसमें किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। भास होना मतलब आभास होने के सेंस में इसका प्रयोग हुआ है, ठीक है। और इधर साहित्यकार, साहित्यकार के भावों को, साहित्यकार को हम लोग इंग्लिश में क्या कहेंगे, लिटरेटर्स, ओके, लिटरेटर्स। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, साहित्य मानव हृदय को संवेदनशील, संवेदनशील को हम लोग कहेंगे सेंसिटिव। इसके बाद फिर परिष्कृत, परिष्कृत के लिए दो शब्द हम लोग ले सकते हैं, क्लीन साफ करना, परिष्कार करना, और एक क्लींस, ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्या होता है, क्लींस और क्लीन में, वो हम लोग अनुवाद करने के क्रम में हम लोग जानेंगे। इसके बाद फ्रेंड क्या है, उसके विकास का मार्ग प्रशस्त करता है। प्रशस्त करना मतलब पेव करना, मतलब बनाना, रास्ता बनाना, पेव का हम लोग यूज़ कर सकते हैं। यश का हम लोग इंग्लिश देंगे फेम, धन का प्रॉस्पेरिटी, नहीं तो वेल्थ दे सकते हैं। व्यवहार कुशलता के लिए बिहेवियरल स्किल्स आप दे सकते हैं। अमंगल से रक्षा, अमंगल को हम लोग कहेंगे एविल्स कहेंगे, ठीक है। और रक्षा प्रोटेक्शन हो गया। आनंद और कांता, आनंद के लिए हम लोग हैप्पीनेस का यूज़ कर सकते हैं। कांता के समान मधुर, कांता किसको कहते हैं, बिलविड को कहते हैं, इसको हिंदी में कहेंगे प्रेयसी, ठीक है, या प्रेमिका, ओके। समान मधुर उपदेश, उपदेश को, मधुर उपदेश को कहेंगे क्या, मधुर मतलब स्वीट प्रीचिंग्स, ओके। तो वहाँ पर प्रीचिंग के लिए हम लोग उपदेश यूज़ करेंगे यहाँ पर। इसके बाद फिर काव्य, काव्य को इंग्लिश में हम लोग कहेंगे पोइट्री। अब प्रयोजन मतलब एम हो गया, या आप दे सकते हैं एम दे सकते हैं, ऑब्जेक्टिव दे सकते हैं। इस तरह से हम लोगों ने एक बार शब्दों पर विहंगम दृष्टि डाल लिया। अब हम लोगों को क्या करना है कि एक एक सेंटेंस का अनुवाद करते हुए आगे बढ़ना है। फ्रेंड, मैंने हमेशा अपने अनुवाद वाले वीडियो सेशन में बताया कि आपको सब्जेक्ट को खोजना कैसे है। तो सब्जेक्ट को खोजने के लिए आपके पास सबसे पहले वर्ब होना चाहिए, और वर्ब से यदि आप कौन से प्रश्न करते हैं तो सब्जेक्ट निकल करके आ जाएगा। फिर सब्जेक्ट और वर्ब से आप प्रश्न करेंगे तब ऑब्जेक्ट निकल करके आ जाएगा। इस तरह से इन तीन जो बेसिक जो फॉर्म है, ये जो तीन चीज़ों को सबसे पहले सजाना है। इसके बाद अन्य तरह के जो शब्द है वो या तो शुरू में, कुछ चीज़ें आपके शुरू में भी लग जाते हैं, कुछ चीज़ें आप अंत में भी लगा सकते हैं। इस तरह से आपको अनुवाद करते हुए आगे बढ़ना है। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ वर्ब कौन है, प्रदान करता है, ठीक है, प्रदान करता है, ये हम लोगों ने दिया। अब कौन प्रदान करता है, तो अब कौन, ऑब्वियसली साहित्य, साहित्य प्रदान करता है। साहित्य प्रदान करता है, क्या प्रदान करता है, ज्ञान पिपासा को सुशीतल तृप्ति। ये जो आया है पूरा का पूरा, ये जो है ना ऑब्जेक्ट आ गया।
तो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट को रखेंगे, इसके बाद इस वर्ब को रखेंगे, इसके बाद इस ऑब्जेक्ट को रखेंगे। तब क्या होगा, इधर का हम लोग ट्रांसलेशन ऑलरेडी कर चुके रहेंगे। ठीक है, और उसी तरह से कॉमा के बाद आपको इस पार्ट का आपका अनुवाद कर देना है। यहाँ पर एक चीज़ आया हुआ है, एक की फैक्टर आपको ध्यान में रखना है, ही है ना। आप एक बार पढ़िएगा पूरा सेंटेंस, तब आपको समझ में आएगा। ये एक पैसेज, एक पैराग्राफ जो है ना, एक वाक्य है। यहाँ पर आप यदि गौर कर रहे होंगे तो पढ़ते हैं पूरी अच्छी तरह से। साहित्य ज्ञान पिपासा को सुशीतल तृप्ति तो प्रदान करता ही है, वह मस्तिष्क की क्षुधा पूर्ति भी करता है ना। वह वहाँ गया ही नहीं बल्कि वह वहाँ पर अपना काम भी पूरा किया। तब ऐसी स्थिति में जो ट्रांसलेशन का स्ट्रक्चर होता है, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ठीक है। तब यहाँ जैसे ही है और भी है आया है, तब इसका मतलब हुआ कि आपको नॉट ओनली और बट ऑल्सो का प्रयोग करना है। ठीक है, ये दिमाग में आपने रख लिया। इसके बाद आगे देखिएगा कि जनजीवन के सुख दुख हर्ष विषाद आकर्षण विकर्षण का चित्र तो उभारता ही है, मानव की अनुभूतियाँ भावनाओं और कलाकारों का साकार रूप भी चित्रित करता है। फिर यहाँ पर इसी नॉट ओनली बट ऑल्सो का प्रयोग होने वाला है आगे भी। यहाँ आगे देखिएगा, वहाँ पर भी आपको यही नज़र आ रहा है। देखिए की फैक्टर ही है और यहाँ पर भी आया हुआ है ना। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इस पैराग्राफ में नॉट ओनली बट ऑल्सो का पुनरावृत्ति हुआ है, बार बार उसका प्रयोग हुआ है। ओके, अब हम लोग एक एक सेंटेंस का ट्रांसलेशन यहाँ पर करना शुरू करते हैं। तो क्या सबसे पहला सेंटेंस का ट्रांसलेशन क्या हो गया, जैसा कि हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था, लिटरेचर हमारा सब्जेक्ट है। लिटरेचर नॉट ओनली क्वेंचेस, देखिएगा फ्रेंड कि हम लोग क्वेंचेस का शब्द का प्रयोग क्यों किए। देखिए ज्ञान पिपासा मतलब थर्स्ट ऑफ नॉलेज हो गया, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि कौन कौन से शब्द का आप अंग्रेजी पर्याय दे सकते हैं। ठीक है, ज्ञान पिपासा को हम लोग थर्स्ट ऑफ नॉलेज हो गया। और यहाँ पे सुशीतल तृप्ति, सुशीतल तृप्ति मतलब ज्ञान पिपासा को तृप्त करने की यहाँ पर बात किया जा रहा है। और तृप्त करने के सेंस में हम लोग क्वेंचेस शब्द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और कुछ शब्द जो होते हैं अतिशयोक्ति या थोड़ा सा सजाने के लिए प्रयोग किया जाता है, आप उसको ड्रॉप भी कर सकते हैं। ठीक है, आप सीधा सीधी यहाँ पर सुशीतल तृप्ति प्रदान करने के केस में आप क्वेंच का प्रयोग करिए। ठीक है, इस तरह से आपका सेंटेंस क्या बना, लिटरेचर नॉट ओनली क्वेंचेस, क्वेंचेस मतलब बुझाती है, तृप्त करती है। किसको तृप्त करती है, ज्ञान पिपासा को तृप्त करती है ना। ऑब्जेक्ट आप देंगे इसके बाद, लिटरेचर नॉट ओनली क्वेंचेस, ये वर्ब आ गया है ना। क्वेंचेस द थर्स्ट ऑफ नॉलेज, द थर्स्ट ऑफ नॉलेज, ये इधर का बन गया। अब ऑब्वियसली आपको क्या देना है, बट ऑल्सो। ठीक है, बट ऑल्सो और क्या करती है, मस्तिष्क की क्षुधा पूर्ति भी करता है। मस्तिष्क का खाना, उसका मस्तिष्क का तो पेट होता नहीं है, मस्तिष्क का जो आहार है वो उसकी पूर्ति करता है। कौन, साहित्य। इसका भावना को पकड़ना होगा, क्या भाव निकल रहा है। साहित्य के पढ़ने से जो मन मस्तिष्क की जो चाहत होती है वो पूरी होती है ना। मस्तिष्क को आहार मिलता है और उस आहार को पा करके वह शांत हो जाता है। ठीक है, द थर्स्ट ऑफ नॉलेज, और ये चूँकि क्या है ना कि मस्तिष्क की जो क्षुधा पूर्ति है उसके लिए यहाँ पर एक कॉमन सा वर्ड हम लोग यहाँ पर दे सकते हैं। नहीं तो फिर सीधा सीधी क्या है ना कि हम लोग प्रोवाइड्स का यूज़ कर सकते हैं। द थर्स्ट ऑफ नॉलेज बट प्रोवाइड्स द फूड ऑफ ब्रेन्स। ठीक है, फूड ऑफ ब्रेन्स, आप इस तरह से इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं। क्या हो गया, लिटरेचर नॉट ओनली क्वेंचेस। ये फ्रेंड आपको एक बात याद रखना है कि नॉट ओनली का प्रयोग आपको इधर नहीं करना है, नॉट ओनली का प्रयोग क्वेंचेस के बाद नहीं करना है। ऐसा आप नहीं कह सकते लिटरेचर क्वेंचेस नॉट ओनली द थर्स्ट ऑफ नॉलेज बट प्रोवाइड्स द फूड ऑफ ब्रेन्स। नहीं, यहाँ पर वर्ब पर जोर डाला जा रहा है ना। यहाँ तृप्त करना और प्रोवाइड करना मतलब उपलब्ध कराना है ना। तो इस कारण से नॉट ओनली और जो बट ऑल्सो है, देखिएगा यहाँ पर ऑल्सो लगाइएगा, बट ऑल्सो प्रोवाइड्स द फूड ऑफ ब्रेन्स। इस तरह से आपका स्ट्रक्चर
चलना है, तभी ये ग्रामेटिकली करेक्ट हो सकता है। आप इसे पेपर 1 की तैयारी में ज़रूर ही जाने होंगे, नॉट ओनली बट ऑल्सो का प्रयोग किस तरह से किया जाता है। ठीक है, तब इस तरह से आपका पूरा का पूरा जो इधर यहाँ तक का जो सेंटेंस का ट्रांसलेशन इस तरह से हुआ। लिटरेचर नॉट ओनली क्वेंचेस द थर्स्ट ऑफ नॉलेज बट ऑल्सो प्रोवाइड्स द फूड ऑफ ब्रेन्स। ठीक है, फूड ऑफ ब्रेन्स। अभी सेंटेंस खत्म नहीं हुआ, एक कॉमा है तो कॉमा आप डालिए, नहीं तो आप सेमीकोलन डाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद भी हमें इसी तरह का ही स्ट्रक्चर को यूज़ करना है। ठीक है, अब फ्रेंड इतना हो जाने के बाद अब हम लोग नेक्स्ट सेंटेंस पर हम लोग जाते हैं। नेक्स्ट क्या है कि जनजीवन के सुख दुख हर्ष विषाद आकर्षण विकर्षण का चित्र तो उभारता ही है, लेकिन कौन उभारता है? ऑब्वियसली हर चीज़ के साथ क्या जुड़ा हुआ है? साहित्य जुड़ा हुआ है। साहित्य, दरअसल ऐसा है सेंटेंस, साहित्य जनजीवन के सुख दुख हर्ष विषाद आकर्षण विकर्षण का चित्र तो उभारता ही है, मानव की अनुभूतियाँ भावनाओं और कलाओं का साकार रूप भी चित्रित करता है। कौन? साहित्य। ठीक है, तब ऐसी स्थिति में फिर आपको क्या करना है कि बार बार साहित्य का तो प्रयोग नहीं करेंगे, है ना, प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। तो साहित्य के लिए प्रोनाउन शब्द का क्या कौन सा यूज़ करेंगे? आप इट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इट हो गया। तब इट, अब इसका वर्ब क्या आ रहा है? इट के लिए वर्ब आपका चित्र तो उभारता ही है। देखिए, चित्र उभारना ये हमारा वर्ब है ना, तो इस वर्ब को सबसे पहले लेना है। सब्जेक्ट तो हमारा तो मिल गया। अब इसके लिए क्या कौन सा शब्द हमने प्रयोग किया हुआ था शुरू में, आपको याद करने की कोशिश करना है। इसके लिए मैंने शब्द का यूज़ किया हुआ था डेलिनिएट्स। ठीक है, डेलिनिएट्स। डेलिनिएट्स मतलब होता है चित्र उभारना, चित्रांकन करना, चित्र के थ्रू से कोई भी चीज़ को समझाना, कोई भी चीज़ का वर्णन करना को हम लोग कहते हैं डेलिनिएट। इसके जगह पर आप पोर्ट्रे का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, डेलिनिएट्स। अब क्या है कि चित्र उभारता है क्या चीज़ का? जनजीवन के सुख दुख का, है ना। क्या उभारता है? सुख दुख का। किसके? तो जनजीवन के, है ना। तो इट डेलिनिएट्स नॉट ओनली, चूँकि नॉट ओनली बट ऑल्सो सब में लगा हुआ है, इसको हम लोग ऑलरेडी विश्लेषण कर चुके हैं। इट डेलिनिएट्स not only the joys and sorrow, joys and sorrow। ठीक है, ये हो गया हर्ष विषाद और सुख दुख, ये दोनों एक ही अर्थ देने वाले ये पार्ट्स है, ये टर्म्स है, इसलिए हम लोग एक ही बार इसका प्रयोग करेंगे, डबल बार हम लोग यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, इट डेलिनिएट्स नॉट ओनली द जॉयज एंड सॉरोज, सॉरोज लगा दीजिएगा, सॉरोज ऑफ क्या लगाएंगे? सॉरोज ऑफ कॉमन लाइफ, जनजीवन। देखिएगा, जनजीवन किसके किसके लिए आया हुआ है? ये जो आ रहा है, जनजीवन के सुख दुख, जनजीवन के हर्ष विषाद, जनजीवन के आकर्षण विकर्षण, है ना, ये जनजीवन से ही रिलेटेड है। तो फिर हम लोग यहाँ पर इसका प्रयोग नहीं करेंगे, सिंपली एक कॉमा डाल देंगे, कॉमा डाल करके आगे बढ़ेंगे, है ना। काफ़ी गहराई से आप प्लीज़ इस बात को ध्यान से सुनते चले जाइएगा, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा और आपको समझ में आएगा कि कैसे ट्रांसलेशन करने की आवश्यकता है। ठीक है, यहाँ पर इसके बाद फिर क्या ना, आकर्षण विकर्षण। आकर्षण विकर्षण के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, है ना, सॉरोज हो गया एंड आकर्षण के लिए हम लोग अट्रैक्शन शब्द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, एंड अट्रैक्शन एंड रिपल्सन, विकर्षण के लिए हम लोग रिपल्सन का प्रयोग करेंगे, रिपल्सन। ठीक है, रिपल्सन। अब हम लोग देंगे जनजीवन के सुख दुख, क्योंकि यही सबके लिए कॉमन बन रहा है, इसलिए इसको हम लोग सबको कॉमन देने के लिए लास्ट में रख देंगे। ठीक है, एंड रिपल्सन ऑफ द कॉमन लाइफ। ओके, कॉमन लाइफ। हाँ, इतना हो गया। यहाँ पर चित्र तो उभारता ही है, बल्कि मानव की अनुभूतियाँ, यहाँ बल्कि छुपा हुआ है, मानव की अनुभूतियाँ भावनाओं और कलाओं का साकार रूप भी चित्रित करता है। ठीक है, फिर यहाँ चित्रित करता है, तो चित्रित करता है, फिर यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्या हो गया यहाँ पर? इट डेलिनिएट्स नॉट ओनली द जॉयज एंड sorrows and attraction and repulsion of the common life but also, और क्या चीज़ करता है, और क्या चीज़ को चित्रित करता है?
यह चित्रित करता है मानव की अनुभूतियाँ। मानव की अनुभूतियाँ को इंग्लिश में क्या कहेंगे? ह्यूमन एक्सपीरियंसेस। तो यहाँ पर ह्यूमन एक्सपीरियंसेस कर दीजिएगा, ठीक है, ह्यूमन एक्सपीरियंसेस आ गया, ह्यूमन एक्सपीरियंसेस। इसके बाद फिर क्या है? भावनाओं। भावनाओं को के लिए आप इमोशंस का यूज़ कर दीजिए, ठीक है। और कलाओं का साकार रूप, और कलाओं का साकार रूप, साकार रूप का आपको देना है इंग्लिश। साकार रूप को कहते हैं एम्बॉडीमेंट्स, एंड दी एम्बॉडीमेंट्स। जैसे कि मंदिरों में किसी भी भगवान की मूर्ति जो रखी रहती है वो क्या है कि एम्बॉडीमेंट है एक कला का, ठीक है। तब हम लोग उसके केस में भी इस शब्द का प्रयोग करेंगे कि इट इज़ द एम्बॉडीमेंट ऑफ लॉर्ड रामा, इट इज़ द एम्बॉडीमेंट ऑफ लॉर्ड कृष्णा, ठीक है। साकार रूप, भगवान का साकार रूप के लिए एम्बॉडीमेंट ऑफ गॉड, इस तरह का हम लोग यूज़ करेंगे। एंड द एम्बॉडीमेंट्स ऑफ क्या? कला का, तो आर्ट्स यहाँ पर डाल देंगे, ठीक है। इस तरह से फ्रेंड हम लोग ने इसका भी अनुवाद कर लिया यहाँ से यहाँ तक का। अब एक ही सेंटेंस यहाँ पर बचा हुआ है, ये भी उसी फॉर्मेट में जाएगा। जीवन की व्याख्या तो करती ही है, यहाँ पर व्याख्या करना वर्ब आ रहा है। कौन? यही साहित्य कर रही है ना। साहित्य जीवन की व्याख्या तो करती ही है, यही साहित्य मनुष्य जाति की आत्मा को स्पंदित भी करता है, ठीक है। आपको जटिलताएं समझ में आ रही होगी, ऐसा आशा करते हैं आपसे, ठीक है। अब इसका हम लोग लेते हैं कौन? साहित्य। फिर यहाँ पर एक सेमीकोलन दे करके, नहीं तो कॉमा दे करके आगे आपको पढ़ना है। इट लगा करके आपको क्या कहना है? इट नॉट ओनली। अब क्या है? इट नॉट ओनली व्याख्या करती है। व्याख्या करना का हम लोग क्या यूज़ करेंगे? डिस्क्राइब्स, है ना। सब्जेक्ट लगा दिया, वर्ब भी आ गया। अब एक ऑब्जेक्ट देना है। इट नॉट ओनली डिस्क्राइब्स जीवन, है ना, डिस्क्राइब्स लाइफ, ठीक है। इट नॉट ओनली डिस्क्राइब्स लाइफ बट ऑल्सो मनुष्य जाति की आत्मा को स्पंदित भी करता है, ठीक है। आत्मा को स्पंदित, मनुष्य जाति के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे? ऑब्वियसली मैनकाइंड का यूज़ करेंगे, है ना, नहीं तो ह्यूमन बींग्स आप लगा सकते हैं। आत्मा मतलब द सोल्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। और स्पंदित करना के लिए हम लोग यूज़ करेंगे रिपल, आप यूज़ कर सकते हैं, RIPPLE, नहीं तो फिर वाइब्रेशन शब्द वहाँ पर ठीक नहीं लगता। रिपल शब्द का अलंकारिक प्रयोग होता है अंग्रेजी में भी, ठीक है। रिपल RIPPLE, हालांकि वो जो है ना पानी में जो आप देख रहे हैं स्पंदन ज्योति, हवा जब चलती है तो पानी में जो स्पंदन दिखाई देता है उसको हम लोग रिपल्स कहते हैं। और दिमाग में, मस्तिष्क में रिपल्स होता है, वाइब्रेशन नहीं होता है, ठीक है। वो वाइब्रेशन मतलब क्या होता है? वो कंपन होता है। तो मस्तिष्क में कंपन तो होना शुरू नहीं होता है। तो क्या है ना, यदि कंपन के अर्थ में हम लोग फिगरेटिवली यूज़ करना चाहते हैं तब रिपल्स शब्द का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। इसलिए सही शब्दों का प्रयोग करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। और इस तरह के शब्दों का प्रयोग आप कब करेंगे, कब करना सीख जाएंगे? यदि आप एक अनुभवी बन जाते हैं, काफ़ी सारे आप अनुवाद कर चुके रहेंगे, तब आपके पास यह अनुभव आ जाएगा कि कहाँ पर कौन सा शब्द काफ़ी एप्रोप्रिएटली यूज कर सकते हैं, ठीक है। इट नॉट ओनली डिस्क्राइब्स लाइफ बट ऑल्सो क्रिएट्स रिपल्स, ठीक है। स्पंदन, क्रिएट्स रिपल्स इन द सोल ऑफ मैनकाइंड, ये आप यहाँ से यहाँ तक आप दे सकते हैं। तो काफ़ी आसान हुआ है इसका बनाना, है ना। किसी भी तरह का इसमें कोई अब जटिलता नज़र नहीं आ रही है। तो फ्रेंड इस तरह से एक पैसेज का हम लोगों ने यहाँ पर ट्रांसलेशन कर लिया। इसके बाद अब फ्रेंड सेकंड पैसेज का हम लोग ट्रांसलेशन करते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं। साहित्य के व्युत्पत्तिक अर्थ के अनुसार साहित्य वह है जिसमें हित की भावना सन्निहित है। ओके, चलते हैं एक एक करके ही ट्रांसलेशन हम लोग करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर वर्ब कौन है? साहित्य की व्युत्पत्ति अर्थ के अनुसार साहित्य वह है, लिटरेचर इज दैट, ठीक है, जिसमें हित की भावना सन्निहित है। यहाँ सन्निहित है हमारा वर्ब आ रहा है। सन्निहित है कौन?
ऑब्वियसली साहित्य में सन्निहित है। इसका हम लोग कैसे करेंगे ट्रांसलेशन, देखिए गौर करिए। यहाँ पे साहित्य के व्युत्पत्ति के अर्थ के अनुसार हम लोगों ने शुरू में डिस्कस किया हुआ था इसका अंग्रेजी पर्याय, ठीक है। इसका अंग्रेजी पर्याय क्या हुआ, एटिमोलॉजिकल मीनिंग। नहीं तो फिर डायरेक्ट हम लोग ऐसा लिख सकते हैं एटिमोलॉजिकली, है ना, एटिमोलॉजिकली, एटिमोलॉजिकली। अब कौन बस अब सब्जेक्ट देना है, वर्ब तो हमको तो यहाँ पर मिला हुआ है, देखिएगा ये जिसमें तो एक कंजंक्शन आ रहा है, इसके पहले का जो आ रहा है ये है जो आ रहा है, इसको लेकर के चलेंगे, ठीक है कौन, साहित्य ऑब्वियसली। एटिमोलॉजिकली लिटरेचर, लिटरेचर इज दैट। अब जिसमें का इंग्लिश क्या होता है, इन विच होता है, इन विच हित की भावना, हित की भावना, भावना को इंग्लिश में क्या कहेंगे, फीलिंग कहेंगे, और हित कहते हैं बेटरमेंट को, नहीं तो फिर वेल बीइंग को, ठीक है। अब यहाँ पर इस तरह का दे दीजिए, दैट इन विच द फीलिंग ऑफ बेटरमेंट, नहीं तो फीलिंग ऑफ वेल बीइंग, ये थोड़ा ज़्यादा अच्छा लग रहा है, वेल बीइंग आप दे दीजिएगा, इसका मतलब होता है भलाई, नहीं तो हित, ठीक है। इन विच द फीलिंग ऑफ वेल बीइंग लाइज, लाइज मतलब सन्निहित होना होता है, आप वही चीज़ दे दीजिए लाइज। इस तरह से आपका यहाँ पर इसका ट्रांसलेशन बन गया, ओके। अब आगे क्या है, साहित्य में विषय की भावना निहित होती है ना, ये बहुत सिंपल सा सेंटेंस है। साहित्य में विषय की भावना निहित होती है, कौन निहित होती है, साहित्य में विषय की भावना, ठीक है, ये सब्जेक्ट आ रहा है। लाइज एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, आप इस तरह से सेंटेंस को इस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं। फ्रेंड थोड़ा सा स्ट्रक्चरल जो ट्रांसलेशन होता है, स्ट्रक्चर बेस्ड जो ट्रांसलेशन होता है, उससे आप लोगों को जान लेना बहुत ज़रूरी है। कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं अंग्रेजी में जो क्या है कि अंग्रेजी के नियमों को वो पालन नहीं करते हैं, लेकिन खैर यहाँ पर ऑब्वियसली पालन कर रहा है। आप यहाँ पर भाव जरूर इस तरह से देंगे, देयर लाइज, यही यहाँ पर अगर ट्रांजिटिव वर्ब का यूज़ कर देते देयर के, एक्सक्यूज़ मी यहाँ पर मैंने स्पेलिंग मिस्टेक किया, THERE है ना, देयर लाइज, जैसे कि एक राजा रहता था तो देयर लिव्ड अ किंग, उसी तरह से सन्निहित रहता है तो देयर लाइज आप यहाँ पर लगाएंगे, इस तरह के स्ट्रक्चर पर यह जाएगा, ठीक है। तो देयर लाइज साहित्य में विषय की भावना निहित होती है, ओके। निहित होती है यहाँ तो हो गया, यहाँ पर निहित होती है, क्या निहित होती है, ऑब्वियसली ऑब्वियसली द फीलिंग ऑफ द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के अलग अलग मीनिंग होते हैं। सब्जेक्ट का मतलब प्रजा होता है, सब्जेक्ट का मतलब होता है आम जन होता है, सब्जेक्ट का मतलब आपका विषय होता है ना। तो यहाँ पर ऑब्वियसली उस सब्जेक्ट का जो भी यहाँ पर मीनिंग निकल रहा है उसके लिए हम लोगों ने यही विषय के लिए हम लोग सब्जेक्ट का ही प्रयोग यहाँ पर किए हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों ने यहाँ ट्रांसलेशन कर लिया। अब हम लोग आगे भी चलते हैं। आगे क्या है, साहित्य के माध्यम से राष्ट्र के इतिहास, गौरव, संस्कृति और सभ्यता, पूर्वजों की रीति रिवाज का साक्षात्कार होता है। साक्षात्कार एक यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। साक्षात्कार का मतलब क्या, इंटरव्यू नहीं, साक्षात्कार का मतलब हो गया आमने सामने होना, ठीक है। जब आपका साक्षात्कार भगवान से होता है ना, तब ऐसा आप कह देंगे क्या माई इंटरव्यू टुक प्लेस विथ गॉड, नहीं, है ना। यहाँ पर साक्षात्कार का मतलब हो गया कम अक्रॉस, किसी से मिलना, है ना, किसी से फेस करना। फेस करने के सेंस में हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा नेगेटिव वर्ड हो जाता है फेस यदि हम लोग यूज़ करते हैं तो। इनकाउंटर भी एक नेगेटिव वर्ड है, इसलिए उसका भी हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। हम लोग सीधा सीधा एक बहुत ही सिंपल सा टर्म है, फ्रेज है, वह है कम अक्रॉस। कम अक्रॉस का मतलब होता है किसी के सामने आना, है ना, तब वहाँ हम लोग इसका यूज़ करेंगे, ठीक है। ये एक न्यूट्रल फ्रेज है, इसका आप नेगेटिवली भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मेरा एक दुश्मन से पाला पड़ा, आई केम अक्रॉस वन ऑफ माई एडवर्सरीज, ऐसे आप कहेंगे, ठीक है। मेरा साक्षात्कार एक शब्द से हुआ, मतलब कि मुझे एक शब्द मिला डिक्शनरी में जो काफ़ी इंटरेस्टिंग था, तब कहेंगे आई केम अक्रॉस अ वेरी गुड वर्ड
वाइल गोइंग थ्रू द डिक्शनरी, ऐसे आप इस फ्रेज़ का आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी मैं यूज़ करूँगा, मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि कम अक्रॉस का ही यूज़ करिए साक्षात्कार के लिए, इंटरव्यू शब्द आप ना लगाएं, ठीक है। तब इसका ट्रांसलेशन आप क्या करेंगे? ऑब्वियसली आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि साहित्य के माध्यम से राष्ट्र के इतिहास, गौरव, संस्कृति और सभ्यता, पूर्वजों के रीति रिवाज का साक्षात्कार होता है साहित्य के माध्यम से। साहित्य के माध्यम से यह एक एडवर्बियल फ्रेज है, इसको आप शुरू में लगा सकते हैं, नहीं तो अंत में भी आप इसे फेंक सकते हैं, ठीक है। तो आप शुरू में ही लगा दीजिए, थोड़ा सा क्या होगा कि थोड़ा इसमें क्लैरिटी ज़्यादा आपको मिलेगी। आप क्या करिए? बाई मीन्स ऑफ के माध्यम से हो जाता है, बाई मीन्स ऑफ व्हाट? बाई मीन्स ऑफ लिटरेचर, ठीक है। कितना आसानी से इसका ट्रांसलेशन बन गया। हम लोग यहाँ पर देखिएगा, साक्षात्कार होता है। कौन साक्षात्कार? किसके साथ साक्षात्कार होता है? ऑब्वियसली हम लोगों का साक्षात्कार होता है। यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि सब्जेक्ट कौन देंगे, है ना। और बिना सब्जेक्ट का आप सेंटेंस नहीं बना सकते हैं। यदि सेंटेंस आपका इम्परेटिव रहता है, यदि वह आदेशात्मक सूचक वाक्य होता है, जैसे कि चले जाओ, है ना, तो गो अवे, यहाँ आओ, कम हियर, इस तरह के जो सेंटेंसेस इसमें सब्जेक्ट नहीं दिखता है, लेकिन सब्जेक्ट रहता है, वहाँ पर यू एज अ सब्जेक्ट छुपा हुआ रहता है। और यहाँ पर तो ऐसा तो आदेशात्मक सूचक वाक्य तो है नहीं, है ना। तो यहाँ पर आपको आवश्यक रूप से एक सब्जेक्ट देने पड़ेंगे। वी आप जरूर दें यहाँ पर, ठीक है। वी कम अक्रॉस मतलब हम लोगों का साक्षात्कार होता है। वी कम अक्रॉस, इसके बाद हम लोग कम अक्रॉस होते हैं, साक्षात होता है क्या क्या चीज़ से। अब यहाँ पर आपको गिनवाना शुरू कर देना है, राष्ट्र के इतिहास, गौरव, संस्कृति और सभ्यता, ठीक है। ये जो 3 चीज़ें हैं, इतिहास, गौरव, संस्कृति और सभ्यता, किसके? राष्ट्र के। तो राष्ट्र कॉमन बन जाएगा, इतिहास, गौरव, संस्कृति और यहाँ पे सभ्यता का। तब इस तरह से आपका हो गया क्या कि वी कम अक्रॉस द हिस्ट्री, प्राइड या ग्लोरी आप दे सकते हैं, ग्लोरी, एक्सक्यूज मी, आप ऐसे फिर से लिख लें, ग्लोरी। आप इसे प्राइड भी कह सकते हैं, है ना, ग्लोरी या प्राइड। इसके बाद फिर कल्चर, संस्कृति हो गया। इसके बाद सभ्यता है, एंड यहाँ पर आप दे करके सिविलाइजेशन, यहाँ तक हो गया सिविलाइजेशन। यहाँ सिविलाइजेशन किसका? ऑफ द नेशन, राष्ट्र का है, ठीक है, राष्ट्र के इतिहास, सिविलाइजेशन ऑफ द नेशन। इस तरह से यहाँ तक हम लोगों ने यहाँ तक हम लोगों का हुआ। इसके बाद क्या है? पूर्वजों की रीति रिवाज का साक्षात्कार होता है। इसके बाद फिर यहाँ के लिए हम लोगों को फिर अलग से करना पड़ेगा। वो क्या है? एंड द ट्रेडिशंस ऑफ आवर एंसेस्टर्स। इस तरह से आपका यहाँ पर ट्रांसलेशन हो गया, ठीक है, आसान हुआ। इसके बाद फिर देखिएगा तदयुगीन सामाजिक, आगे क्या है? आगे का भी हम लोग देख लेते हैं, समझ लेते हैं अच्छी तरह से। तदयुगीन सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक परिस्थितियों का भी भास होता है, ठीक है। साहित्यकारों के भावों को समाज में सामाजिकता प्रदान करता है। चलिए आगे हम लोग करते हैं। वी कम अक्रॉस साक्षात्कार होता है, देखिएगा, आभास होता है, भास होता है, मतलब साक्षात्कार होता है। सेम तरह के भाव देने वाले यहाँ पर भास और साक्षात्कार है, इसलिए इसके लिए भी हम लोग भास के लिए भी, भास होता है के लिए भी हम लोग कम अक्रॉस का ही यूज़ यहाँ पर करेंगे। वी कम अक्रॉस द सोशल, तदयुगीन के लिए हम लोग दीदेन सोशल हम लोग दे सकते हैं, दीदेन THE फिर THEN आप डाल सकते हैं, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद फिर हम लोग इसको थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे। वी कम अक्रॉस द सोशल हो गया। इसके बाद इकोनॉमिक है ना, आर्थिक है, इसलिए आप इकोनॉमिकल ना डालें,
है ना। इकोनॉमिकल और इकोनॉमिक में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। इकोनॉमिक आर्थिक होता है और इकोनॉमिकल मतलब होता है मितव्ययी, जो कम खर्च करने वाला होता है। ठीक है, दिस सोशल हो गया, इकोनॉमिक हो गया, फिर यहाँ पर आपको रिलीजियस देना है, रिलीजियस एंड राजनीतिक स्थितियों एंड पॉलिटिकल कंडीशंस, परिस्थितियाँ हैं, स्थितियाँ हैं तो कंडीशंस आप डाल दीजिए, कंडीशंस ऑफ दैट एज, तद्जुगीन है ना, उस एज का कह रहा है। ठीक है, कंडीशंस ऑफ दैट एज। ये जो है दैट एज जो आपने यहाँ पर लगाया, आप यहाँ पर दी देन भी लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देन लगा दीजिएगा, तब क्या होगा कि इसको देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तब क्या हो जाएगा, आपका सेंटेंस इस तरह से होगा, वी कम अक्रॉस दी देन सोशल, इकोनॉमिक, रिलीजियस एंड पॉलिटिकल कंडीशंस। यहाँ तक आपका सेंटेंस पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड कोई भी एक्सप्रेशन को, कोई भी अभिव्यक्ति को आप दूसरे तरह से भी व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि भाव में किसी भी तरह का अंतर नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक इस तरह से आपने बना लिया। अब फ्रेंड आगे का सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस क्या है, साहित्य साहित्यकार के भावों को समाज में सामाजिकता प्रदान करता है। तो प्रदान करता है, कौन प्रदान करता है, साहित्य, है ना। किसको प्रदान करता है, साहित्य के भावों को। कहाँ प्रदान करता है, समाज में। इस तरह से थोड़ा सा समझ लेना है तोड़ करके। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले सब्जेक्ट को रखेंगे। सब्जेक्ट अभी हम लोगों ने क्या निकाला, साहित्य, इसलिए लिटरेचर को सबसे पहले रखिए। लिटरेचर प्रदान करता है, प्रदान करने के लिए हम लोग प्रोवाइड्स लगा सकते हैं, प्रेजेंट्स भी लगा सकते हैं, है ना। प्रेजेंट्स, मैंने यहाँ पर प्रेजेंट्स को चुना। प्रेजेंट्स ये प्रदान करता है, लिटरेचर प्रदान करता है, क्या प्रदान करता है, साहित्य के भावों को। ठीक है, भावों को समाज में सामाजिकता प्रदान करता है, सामाजिकता प्रदान करता है। सामाजिकता को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, दी सोशलिटी ऑफ दी फीलिंग्स ऑफ साहित्यकार। साहित्यकार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आप स्पेलिंग देख ले, LITTERATEURS, है ना। इसका प्रोनाउंसिएशन होता है लिटरेटर्स। ठीक है, लिटरेटर्स का मतलब होता है साहित्यकार। ठीक है, और लिटरेटर्स इन सोसाइटी। अब फिर इसके बाद आप इन सोसाइटी डाल दीजिए, ऐड कर दीजिए। इस तरह से आपका सेंटेंस क्या हो गया, लिटरेचर प्रेजेंट्स द सोशलिटी ऑफ द फीलिंग्स ऑफ लिटरेटर्स इन सोसाइटी। ओके, अब हम लोग लास्ट पैराग्राफ का ट्रांसलेशन करते हैं। लास्ट क्या है, साहित्य मानव हृदय को संवेदनशील बनाता है। देखिएगा, बनाता है, ये हमारा वर्ब निकल गया। बनाता है, कौन बनाता है, साहित्य बनाता है। साहित्य बनाता है, क्या बनाता है, मानव हृदय को संवेदनशील बनाता है, संवेदनशील बनाता है। ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट आ गया। और फिर इसमें हम लोगों को क्या करना है, मानव हृदय को ऐड कर देना है। देखते, काफ़ी आसान है इसका ट्रांसलेशन करना। क्या हो गया, लिटरेचर मेक्स द हार्ट, बनाता है, मेक्स द हार्ट सेंसिटिव, मेक्स द ह्यूमन हार्ट आप कहेंगे। देखिए, मानव हृदय को है, तो लिटरेचर मेक्स द ह्यूमन हार्ट सेंसिटिव, ये हो गया। इसके बाद उसकी अनुभूतियों को परिष्कृत करता है। उसकी अनुभूतियों को, किसकी अनुभूतियों को, हृदय की अनुभूतियों को, साहित्य की, उसकी अनुभूतियों को परिष्कृत करता है। किसकी अनुभूतियाँ, ऑब्वियसली साहित्य की अनुभूतियों को, है ना। तो लिटरेचर मेक्स द ह्यूमन हार्ट सेंसिटिव, क्लींसेस। क्लीन का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे फ्रेंड, क्योंकि यहाँ पर अलंकारिक शब्द का प्रयोग किया गया है। क्लीन तो काफ़ी फिजिकल सेंस में यूज़ होता है, और क्लींस का जो प्रयोग होता है वह इनटेंजिबल चीज़ों के लिए होता है, जो दृश्य नहीं होते हैं, उसके लिए हम लोग क्लींस का प्रयोग करते हैं।
जब किसी भी तरह का संस्कार सेरेमनी चलते रहता है या बैप्टिज्म होता है, किसी का नामकरण होता है, तब ऐसी स्थिति में बच्चे को क्लींस करवाया जाता है, उस पर गंगा जल छिड़का जाता है और इस तरह से वो क्लींस्ड हो जाता है ना। इस टर्म का प्रयोग हम लोग अलंकारिक तरीके से करते हैं, नहीं तो फिर फिगरेटिव तरीके से करते हैं, इसलिए यहाँ ये जो वर्ड है काफ़ी एप्रोप्रिएट है, आप क्लीन शब्द का यहाँ पर प्रयोग ना करें, ठीक है। तब हो गया या क्या, लिटरेचर मेक्स द ह्यूमन हार्ट सेंसिटिव, क्लींसेस, यहाँ पर हो गया क्लींसेस इट्स सेंसेस, ठीक है, अनुभूतियों को हम लोग कहेंगे सेंसेस, एंड उसके विकास का मार्ग प्रशस्त करता है, ठीक है, उसके साहित्य के विकास का मार्ग प्रशस्त करता है। एंड पेव्स द पाथ, ये एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है, पेव द पाथ मतलब प्रशस्त, मार्ग प्रशस्त करना, एंड पेव्स द पाथ ऑफ डेवलपमेंट आप लगा सकते हैं, नहीं तो ग्रोथ लगा सकते हैं, ठीक है, ग्रोथ। इस तरह से इसका भी ट्रांसलेशन आपका हो गया, है ना। इसके बाद फिर यहाँ एक सेंटेंस, लास्ट सेंटेंस बचा है, यश, धन, व्यवहार कुशलता, अमंगल से रक्षा, आनंद और कांता के समान मधुर उपदेश देना काव्य का प्रयोजन है, ठीक है। यहाँ पर प्रयोजन है, आपको खोजना पड़ेगा सब्जेक्ट कौन है, तो चले इसको थोड़ा एनालाइज करते हैं। यहाँ पर देखते हैं काव्य का प्रयोजन है, काव्य का प्रयोजन है, ऑब्वियसली प्रयोजन को इंग्लिश में क्या कहेंगे, ऑब्जेक्टिव कहेंगे, नहीं तो एम कहेंगे। द एम ऑफ काव्य मतलब पोइट्री, द एम ऑफ पोइट्री, द एम ऑफ, यहाँ पर द ऑब्जेक्टिव ऑफ पोइट्री ऐसा भी आप दे सकते हैं, है ना। काव्य का प्रयोजन क्या है, उपदेश देना, है ना। द एम ऑफ पोइट्री इज टू प्रीच, गिव प्रीचिंग्स, कैसा प्रीचिंग देना, कांता के समान मधुर उपदेश देना है। कांता मतलब बिलवेड, प्रेयसी के जैसा समान मधुर, है ना, मधुर उपदेश देना है। तब देखते हैं इसका ट्रांसलेशन। इसके बाद फिर ये तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, बस लास्ट में इसको ऐड करते चले जाना है, ठीक है। क्या हम लोग कहेंगे, द एम ऑफ पोइट्री इज टू उपदेश देना है। उपदेश देना को हम लोग डिलीवर कहेंगे, डिलीवर आप लगा दीजिए, डिलीवर, है ना, या गिव ना लगाएं, गिव प्रीचिंग नहीं देंगे आप, डिलीवर प्रीचिंग्स देंगे तो ज़्यादा यहाँ पर एप्रोप्रिएट होगा, ठीक है। इज टू डिलीवर प्रीचिंग, प्रीचिंग उपदेश हो गया। प्रीचिंग ये किस तरह का प्रीचिंग है, प्रीचिंग किस तरह का है, तब ज़्यादा अच्छा रहेगा कि इसका जो भी एडजेक्टिव्स है तो एडजेक्टिव हम लोग इसके पहले डालते चले जाएंगे। किस तरह का, तो यश, धन, व्यवहार कुशलता, अमंगल से रक्षा, आनंद और कांता के समान मधुर उपदेश। तब क्या हो गया, इज टू डिलीवर लविंग एंड कांता के समान। कांता किस तरह से, ऑब्वियसली लव का ये द्योतक है, इसलिए आप लविंग शब्द का यहाँ पर प्रयोग करें और इसका भाव दें, ठीक है। लविंग एंड स्वीट प्रीचिंग, मधुर के लिए आप स्वीट वर्ड का आप यूज़ कर सकते हैं। टू डिलीवर लविंग एंड स्वीट प्रीचिंग अबाउट, किस पर वो देता है, अबाउट फेम, प्रॉस्पेरिटी, फेम मतलब यश, प्रॉस्पेरिटी ये हो गया। इसके बाद फिर आगे आ रहा है व्यवहार कुशलता, है ना, प्रॉस्पेरिटी। इसके बाद फिर बिहेवियरल स्किल्स एंड अमंगल से रक्षा, एंड प्रोटेक्शन। अमंगल के लिए हम लोग यूज़ करेंगे एविल्स का, फ्रॉम एविल्स, ठीक है। तो फ्रेंड इस तरह से हम लोग इस साहित्यिक अनुच्छेद का अनुवाद कर सकते हैं।
आशा करते हैं आपको इस सेशन से काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिला। आपको पता चला कि कैसे आप अनुवाद अच्छी तरह से कर सकते हैं। अनुवाद करते समय में आपको दोनों ही भाषाओं का ज्ञान होना ही चाहिए, एक श्रुत भाषा का और एक लक्ष्य भाषा का। ऐसा करते हैं तब आप कोई भी अनुच्छेद का अनुवाद काफ़ी आसान तरीके से कर सकते हैं। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो सेशन में, जहाँ पर हम लोग कुछ अन्य तरह की जानकारियाँ हासिल करेंगे। फ्रेंड, यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे ऐप को ज़रूर इंस्टॉल करें आनंदम ट्यूटोरियल्स के नाम से गूगल प्ले स्टोर से, और हमसे ज़रूर जुड़े और अपने भविष्य को संवारें। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।